Okay, so once again, you all are welcome to the new session where we are going to discuss about the H-1B visa Q&A. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, बर्निंग आउट क्वेश्चंस थे जो कि आप हमारे पुराने वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है एंड आई होप वी आर गोइंग टू कवर कुछ और अच्छे सवाल जो कि लोगों के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं और आई होप हम लोग उस क्वेश्चंस को यहाँ कवर कर सके और उन लोगों का आंसर सब जैसा आप दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो एक जो बेसिक सवाल है जो लोगों के मन में है सर, कि लोगों ने मल्टीपल कंपनी को कनेक्ट किया और उन्होंने अप्लाई करवाया उसके थ्रू, यानी मल्टीपल एंट्रीज उन्होंने करवाई। किसी ने कंसल्टेंसी के थ्रू कनेक्ट किया और उस कंसल्टेंसी ने उसके 6-7 डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों से अप्लाई करवाया उसको। नाउ ही गॉट ए वन इन्विटेशन फ्रॉम ऑल दो 6 और 7 जो एप्लीकेशन उन्होंने किया था, वहां से उन्हें एक में H-1B वीजा पिटीशन के लिए इन्विटेशन आ चुका है। सो द क्वेश्चन इज, एप्लीकेंट का कहना है कि दे ऑल आर इंडिपेंडेंट कंपनी, they are not related with, they are completely independent. So in that case they can go with the H-1B visa petition or not, is it safe or not? So ये क्वेश्चन है and I wanted to know your take on this. So we are talking about कि किसी ने multiple applications, multiple companies को apply किया है, multiple applications किया है, but they are not Yes, sir. related companies, right? Exactly. And that guy got picked by for one H1, तो उसको इस साल फिर H1 petition अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? ठीक है। Yes, sir. तो ये एक एग्जांपल है बहुत ही नीट एंड क्लीन केस का, क्योंकि इस केस में कहीं भी जो रॉन्ग कैटेगरी ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस है, जहाँ पे कोल्यूजन, मल्टीपल एप्लीकेशंस ड्यू टू कोल्यूजन वाला केस है, वो वाला केस नहीं आता है। मींस नोबडी हैज ट्राइड टू make a wrong case to increase their probability for H1 selection in H1 registration by using related companies or many companies colluding together to increase the chances for one company. तो मुझे ये बहुत ही नीट एंड क्लीन केस है एंड आई वुड एनकरेज कि ऐसे केस में सिर्फ एक क्वेश्चन ले लीजिए कि जो भी यू नो कि आपने नीट एंड क्लीन किया है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, चूंकि अभी ऐसा माहौल है, आप एक बार अपने सारे एम्प्लॉयर से एक बार गो हेड ले लो कि उन्होंने आपके लिए कोई भी मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं किया है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो यही बोलेंगे और बस एक उनसे ये डिक्लेरेशन आ जाए या कंफर्मेशन आ जाए, देन यू शुड डेफिनेटली गो हेड। नहीं भी आता है तो मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी यू आर वेरी क्लियर कि आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस का कोई अटेम्प्ट नहीं किया है और कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, तो यू शुड गो हेड एंड अप्लाई फॉर इट। ओके, एक क्वेश्चन वाला स्टेप मैं एक और ऐड करूंगा कि यदि किसी कंपनी ने, मान लीजिए कि आपका जहां से H1 आया है उस कंपनी ने आपके लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस किया हो, आपको बताया नहीं हो, सो देयर इज नो वे यू कैन फाइंड इट आउट। तो ऐसे केस में यदि वो कंपनी आपके लिए फाइल करने के लिए रेडी होती है, तो वो अपने आप में एक फुल प्रूफ तो नहीं है, बट एक मोर और लेस काइंड ऑफ फुल प्रूफ है कि वो कंपनी डेफिनेटली आपके लिए मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है। क्योंकि मोर देन एम्प्लॉयर्स बहुत क्लियर हैं कि एटलीस्ट ये साल USCIS से कोई पंगा नहीं लेने का है, क्योंकि इस साल एक तरह से आप समझिए कि ये मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन है, ये मोस्ट ओपन क्वेश्चन है, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिस पर एक्शन लेना USCIS ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो कम से कम इस साल कुछ एडवेंचरस और कुछ गलत करने का टाइम नहीं है। एंड एम्प्लॉयर्स नो कि उन पे जो इम्प्लीकेशन आएगा वो भी कम नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। वी हैड सीन अर्लियर केसेस जहां पे कई कंपनीज ने अपने आप को बंद करना भी शुरू किया है, क्योंकि उन लोगों ने H1 के अलावा कोई काम किया ही नहीं लाइफ में। द वेरी पर्पस ऑफ ओपनिंग द कंपनी माइट हैव बीन जस्ट फॉर बीइंग द H1। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि कोई कंपनी इस साल आपके H1 पिटिशन के तैयार होती है, तो नोइंग हाउ मच वी नो अबाउट ऑल दिस गोइंग ऑन, यू कैन बी वेरी श्योर कि वो कंपनी ने मल्टीपल नहीं किया होगा, तभी वो आपका H1 के लिए सपोर्ट कर रही है। ओके, सो अगेन शॉर्ट आंसर यस, बट हाँ, मैं क्वेश्चन ये ऐड करूंगा कि आप फिर भी अपनी कंपनी से एक बार बात करो या ईमेल लिखो कि कैन यू प्लीज कंफर्म कि आपने मेरे लिए
मेरे नॉलेज के बिना भी मेरे लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस खुद नहीं किए थे। Okay, ठीक है, सो दैट शुड हेल्प टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है, बिकॉज one of the candidate asked about this earlier in the chat. So one of the candidates sir asked about their inquiry that I got a NOIR of intent to revoke for year 2023 by USCIS to their employer on March. I applied a new H1B visa this year with just one employer and got picked. Will it be okay to process new H1 or is it gonna create any issue? So this is an exact question asked by some of the user. So I Okay. wanted to know your take on this. Okay. Yeah, Prince, I think this is first I'll say how lucky is this person. She got selected last year, she got selected this year. So, but good news ends there itself. Okay. So what's the bad news here? Bad news is that, the person got NOIR, notice of intent to revoke. So that's the red alert. What it means is कि पिछले साल जो H1B मिला है और अप्रूव हो चुका है उसको USCIS रिवोक कर रहा है, और उसी का कम्युनिकेशन USCIS ने एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर को मार्च 2023 में भेजा है। ओके, तो ये कितना यूनिक केस है। देखिए, पिछले साल किसी का H1 पिटिशन रजिस्ट्रेशन हो गया, अप्रूव हो गया, और अनफॉर्चुनेटली उस पर NOIR भी आ गया इस मार्च में। And I believe by the time NOIR आया होगा, this person would have already applied for H1 again. I wonder why somebody will do that. Okay, आपका H1 भी पहले ऑलरेडी हो चुका है, अब फिर से H1 भी एक बार क्यों करोगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। बट whatever is the reason, कुछ तो कुछ कारण रहा होगा। तो हम अपने बेसिक पॉइंट पे भी आते हैं कि एक बार भी किसी को NOIR मिल जाता है मीन्स कि आपका H1B रिवोक का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या आपका रिवोकेशन हो चुका है। तो आप इंडिया में हो, USA हो, किस कंपनी में हो, एम्प्लॉयर नंबर XYZ कितने में भी हो, डजंट मैटर। मतलब योर करंट स्टेटस डजंट मैटर एट ऑल। आपका NOIR नोटिस मिल गया मीन्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंड ऑफ स्टोरी फॉर यू इन USA। तो आपको इस साल H1 मिले, फ्यूचर में H1 मिले, आप शायद अप्लाई तो कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप अप्लाई करोगे शायद उस समय USCIS उसकी स्क्रीनिंग कर नहीं पाएगी। बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, विद डिस्क्लेमर कि ये हमारी लीगल एडवाइस नहीं है, हम लीगल एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जितने केसेस को मैं सुन रहा हूँ, लॉयर से बात कर रहा हूँ, जिसको NOIR मिल रहा है उसको कभी भी फ्यूचर में, एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर, जब तक हमें और एडिशनल डिटेल नहीं मिलते हैं, कभी भी फ्यूचर का H1B अनदर एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। सो अगेन, शॉर्ट आंसर इज the person should not go ahead with doing the H1B petition in 2023, primarily because for the last year's H1 she has got NOIR notice. अभी आप उस NOIR को कैसे डील करो, that is very important, क्योंकि most probably what people are fearing कि NOIR के बेसिस पे आपको ऑलमोस्ट लाइफ टाइम बैन की तरह ट्रीट किया जाता है। Nobody tells you in so many words, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी न कभी USCIS आपको इस NOIR नोटिस के बेसिस पे फ्यूचर में भी आपका या तो डिनायल करती रहेगी या रिवोक करती रहेगी। ओके, सो बैड न्यूज फॉर द पर्सन, बट दिस इज हाउ इट इज। Okay. So the next question is somehow related to the previous one itself. That one of the candidate hired the consultancy, and that consultancy provided the multiple visa petition. They provided the multiple H1B visa application to from different companies. So केस ये है कि उसने कंसल्टेंसी को हायर किया और उस कंसल्टेंसी ने एक पर्सन के 6-7 अलग अलग जगह से अप्लाई किए, एंड दे आर क्लेमिंग दे ऑल आर डिफरेंट कंपनी, एंड ही गॉट वन H1B visa invitation from out of the 6 and 7. So he is asking that, can I go for it? Is it safe to go ahead? Now, to me, it's a very open case of
मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय द सेम कंपनी, ठीक है। तो इस केस में मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आई थिंक इफ यू नीड द शॉर्ट आंसर इज नो। आई थिंक इस केस में पिटिशन बिल्कुल फाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका H1B में पिक हो भी गया है। सो बिकॉज ऑफ दिस बीइंग केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस, आपको अभी नहीं तो फ्यूचर में आपका H1B पिटिशन अप्रूव होने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि NOIR नोटिस आ ही जाएगा। सो इट्स बेटर कि आने वाले दिक्कत के लिए आप अभी प्रिपेयर्ड हो जाओ, रादर देन बाद में वो कि चांस लेते हैं क्या। चांस लेने पे ये होगा कि अभी तो शायद आप सस्ते में छूट जाओ, यदि आप छूट जाओ तो, लेकिन बाद का तो ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको ऑलमोस्ट लाइफ बैन टाइप का ही सिचुएशन झेलना पड़ेगा। क्योंकि इफ गो हैड विथ अ मल्टीपल एप्लीकेशन केस, जब आप सबको मालूम है कि मल्टीपल एप्लीकेशन के चलते क्या स्टॉर्म आया हुआ है, हाउ मच USIS इज इनटू एक्शन ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट सच केसेस, उसमें आप फिर ऐसे केसेस में पिटिशन करते हो, गो हेड करते हो, आप H1B लेके USA में जॉब ले भी लेते हो, तो कभी ना कभी USIS विल कम बैक। USIS की स्पीड कम हो सकती है, स्लो हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट। बट ये सोचना बहुत मुश्किल है, अपने आप को कन्विंस कर पाना ये सोच के कि यू विल नेवर बी विल हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ दिस रॉन्ग डूइंग बाय हूएवर। आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलके किया है, एम्प्लॉयर ने आपसे पूछे बिना किया है, व्हाटएवर इज द केस, इट हार्डली मैटर्स ना। रॉन्ग इज रॉन्ग इरेस्पेक्टिव ऑफ उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मिलके किया है, अकेले किया है, व्हाटएवर इज द केस। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन से भी क्लियर ही हो रहा है। जब आप कंसल्टेंसी को हायर कर रहे हैं, इट मीन्स दे हैव अ बिजनेस। इट मीन्स जो आपको बता भी रहे हैं कि 6 डिफरेंट कंपनियां हैं, उसके थ्रू उन्होंने इतने मल्टीपल एप्लीकेशन किए होंगे अलग अलग कैंडिडेट के, बिल्कुल बिल्कुल। कि उन सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद आपको अप्लाई करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हो बिल्कुल सकता है आपको बिल्कुल। बाद में ही NOIR का नोटिस जरूर आएगा। बट इन दैट केस दिस इज अ रस्ट केस फॉर एनीबॉडी टू हु आर बी वेरी लुकिंग फॉर। श्योर, आई थिंक चूंकि अब हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, एंड अगेन हमारा हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है, बेस्ट इज कि आप अपने केस को अपने किसी दूसरे लॉयर से, जिसने आपका अप्लाई किया है उससे नहीं, किसी दूसरे इमिग्रेशन लॉयर से आप कंसल्ट करो, आप उसको केस बताओ कि यू नीड हाफ एन आवर टू डिस्कस योर केस, और उनका एक फाइनल से ले लो कि क्या करना। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग टू, दे आर सेइंग कि नो वे, आप ऑलरेडी रॉन्ग डूइंग के पहले स्टेप में हो, आप उसमें जितना दलदल में घुसोगे आप उतना ही ज्यादा फंसोगे। एग्जैक्टली सर, जैसा हमने पिछले 3-4 सेशन में लगातार ये डुप्लीकेट और मल्टीपल एप्लीकेशन के बारे में हमने लगातार बात किया है। एक जो बेसिक टेक्निकल चीजें जो निकल के सामने आती है, कि जब हम अप्लाई करते होते हैं उस समय हर कोई का पासपोर्ट तो लेता ही है USCIS। राइट राइट। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से अप्लाई कर भी रहे हैं, तो मेरा नंबर ऑफ पासपोर्ट्स के जो रिपीटेशन तो वहां दिख ही रहे होंगे। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। इंट्री लेवल पे ही वो ऐसा क्यों नहीं ब्लॉक करता है कि जब आप पूरा फी भी पे कर रहे होते हो, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मल्टीपल एप्लीकेशन हो चुका है, एंड देन दे आर गिविंग अ वार्निंग और NOIR कि चलो आप लोग ये गड़बड़ कर रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो। तो USCIS को आपको नहीं लगता है कि पहले ही ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा चीज है जो उसे रोक रही है? हाँ, तो दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, एंड एक्चुअली लॉयर्स हो, एम्प्लॉयज हो, एम्प्लॉयर्स है, सभी यही पूछ रहे हैं कि भाई ये जो चेक्स एंड बैलेंस है हम्म, फॉर मल्टीपल रॉन्ग एप्लीकेशंस विथ रॉन्ग इंटेंशंस, इसको क्या पहले चेक नहीं कर सकते? तो मैं कहता हूं कि चलो आप 100% इसको फुल प्रूफ नहीं भी चेक कर पाओ, तो ये सोच पाना लॉजिकली बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल ही इसको चेक नहीं कर सकते, और उसको फिर हम एडिशनल सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई आपका अप्रूव करने के पहले हम मे बी यू कैन टेक लिटिल बिट मोर टाइम, हम कैसे करना है वी आर नो वन टू सजेस्ट। बट मैं ये, हम्म, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन लॉजिकली कि USCIS इसको क्यों चेक नहीं कर रहा, अलाउ नहीं कर रहा है, तो आई थिंक आई कैन थिंक कि माई सजेशन इज कि इफ यदि मुझे डिसाइड करना होता तो आई वुड हैव डन दिस चेक एंड बैलेंस एज द नेक्स्ट स्टेप बिफोर गिविंग द लॉटरी। ओके, बट अभी हम्म, यदि नहीं हो रहा है तो शायद उसका कारण ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, और USCIS के पास शायद रिसोर्सेज उतने उस समय नहीं है जब वो सिलेक्ट कर रही है, जो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई काम करना है तो उसके लिए जो भी रिसोर्स है कैसे है। सो आई डोंट नो, इट्स
lack of intent or this lack of resources, or whatever is the reason, I think even today USCIS also knows कि ये जो अभी फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, ये जितने अर्ली स्टेज में हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है. बट आई वुड लाइक टू फील एंड फील गुड अबाउट इट एंड कॉन्ग्रेचुलेट यूएससीआईएस कि एटलीस्ट उन्होंने जून के पहले ही H1B पिटिशंस लेने के पहले ही इसको फाइंड भी कर लिया और डिक्लेयर भी कर लिया. डिक्लेयर करना खासकर अपने आप में इट्स अ ह्यूज स्टेप, क्योंकि ऐसा मैंने तो पिछले 15-20 साल में कभी नहीं देखा है, सुना है कि रिगार्डिंग एनी मैटर जो भी करेंटली जिसको करंट एप्लीकेंट्स को जो अफेक्ट करेगा उसको उन्होंने इतना सीरियसली और इतना पब्लिक वे डोमेन मिला के उसको प्रेजेंट किया है. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि इन द नियर फ्यूचर यूएससीआईएस जिस तरह से एप्लीकेशंस को फिल्टर करती है, डील करती है, उसमें काफी चेंजेस वी कैन एक्सपेक्ट. क्योंकि ये सोच पाना बहुत मुश्किल है कि यूएससीआईएस को ये समझ तो उनको भी है क्या करना है, कैसे करना है. शायद कुछ कंस्ट्रेंट है उनके तरफ से जिसके चलते उसके एक्शंस उतने टाइमली नहीं हो पाए हैं जितने हुए हैं. बट लाइक हिंदी में बोलते हैं, जब आंख खुले तभी सवेरा. जब से उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है वही अपने आप में द फैक्ट दैट दे हैव टेकन अ स्टैंड ऑन दिस बाय making this information public so openly, not only for this year but even for years, ये बहुत क्लियर मैसेज है. इसके बाद भी जो लोग नहीं समझते हैं, पता नहीं ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए. शायद वो जो रास्ता जानते हैं वो USCIS knows how to deal with them. That's the reason they have said कि ऐसे केसेस क्रिमिनल कैटेगरी में भी फिट बैठेंगे बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ इट. वो USCIS डिसाइड करेगा. सो आई डोंट नो जितने लोगों ने किया है सब पे असर होगा, खराब असर होगा, क्या होगा. But definitely the so-called big fishes, I don't think they will go scot-free. I don't expect that. और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रॉन्ग डूइंग्स जो बहुत साल से चल रही है फॉर collusion फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस इन अ रॉन्ग वे, वो खत्म भी होना चाहिए था. क्योंकि उसके चलते कई सही मेरिट के लोग फ्रस्ट्रेट होके वो बस वेट करते रह जाते हैं कि क्या करें इसका. मतलब they hear the story कि मैंने 5 जगह अप्लाई किया, मेरा हो गया, तूने एक ही जगह क्यों किया, and all of that. That doesn't give wrong picture even about any country. मतलब इंडिया से ज्यादा एप्लीकेशन से भी नो, बट जहां से भी ऐसे हो रहा है, it doesn't present you as a good country, ethical country, जहां पे आप वहां जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार. बट हाँ, जितना ओनस हम पे है एज एप्लीकेंट हमारे साइड से, उतना ही ओनस USCIS के भी, कि उनके रूल्स रेगुलेशंस और फिल्टर्स भी इतने तगड़े होने चाहिए. आई एम श्योर इस पे बहुत बैकग्राउंड में काम चल रहा है, नहीं तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता ये USCIS का. सो होपफुली जो और इस रिजल्ट ने सर बहुत कुछ बचाया भी है लोगों को. हाँ, बहुत सारे लोग जो अप्लाई कर देते जुलाई में विदाउट दिस नोटिफिकेशन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर उनको NOAIR का जो पूरा का पूरा बाढ़ ही आने वाला था अगले बार, बिल्कुल बिल्कुल. तो बाढ़ से इन्होंने बचा लिया. बिल्कुल. चलो कम से कम अगर तुमने गलती किया है तो भाई आगे मत करो, अप्लाई मत करो पिटिशन के लिए, तो तुम बच सकते हो. बिल्कुल. यहाँ पे सर एक क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि USCIS ने भी जो डाटा रिलीज किया था उसने बताया था कि आउट ऑफ 7 लाख जो इस साल अनप्रेसिडेंटेड लोगों ने अप्लाई भी किया था. एक तो अनप्रेसिडेंटेड नंबर थे, बट उससे भी बड़ा जो नंबर से निकल के सामने आया कि उसमें 4 लाख लोग डुप्लीकेट थे. बिल्कुल, मतलब मोर देन 50%. राइट. तो अवेयरनेस उन लोगों में ही इतनी ज्यादा थी कि वही लोग ज्यादा अप्लाई कर रहे थे. मतलब नए कैंडिडेट नहीं गए, वही लोग कुछ ज्यादा अवेयर थे. तो ऐसे में जो जिन लोगों को ये जो H1B अलॉट हुआ था वो तो खाली होगा, क्योंकि उनकी तो हिम्मत ही नहीं है अभी अप्लाई करने की. तो क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नया राउंड शुरू होने वाला है हाल फिलहाल में, और क्या आपको इंडिया के कैंडिडेट के लिए क्या चांसेस लगते हैं, कितना है होपफुल होना चाहिए सबको? न्यू चांसेस यू मीन नए लॉटरी के लिए या फिर? यस सर, नए लॉटरी के लिए. हाँ, नहीं देखिए, लॉजिकली ये सोचा जाए तो इंडिया हो या बाकी कंट्री हो, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि वो सबको उनके लिए वो तो लॉटरी है, हेड काउंट है. तो मोर देन 50% केसेस आपके सेकेंड वाले हैं, व्हाट डू से मल्टीपल एप्लीकेशंस के हैं. तो उस केस में डेफिनेटली या तो डर के मारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे, विच इज डरना भी चाहिए, क्योंकि आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है,
लाइफ लॉन्ग बैन की प्रोबेबिलिटी आपकी और बढ़ जाएगी, बहुत ही बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट मतलब आप पुख्ता कर रहे हो उसको कि आओ मुझे लाइफ टाइम बैन कर लो। तो पता नहीं ऐसे कितने होशियार लोग हैं जो अप्लाई करेंगे, बट मैं कहूँगा अभी भाई होशियारी अपनी थोड़ी रोक लो, ठीक है। हम्म, होशियारी अगले साल कभी और दिखाना, और लीगल वे में दिखाना। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे भी नहीं, और खासकर जिनका बहुत क्लियर कट ये है कि उनका मल्टीपल वाले एप्लीकेशंस में कॉलिजन वाले मल्टीपल एप्लीकेशंस में कहीं भी फिट नहीं बैठता है, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। बाकी जिनका भी डाउटफुल केस है वो या तो अपने एम्प्लॉयर से फटाफट बात करें, क्योंकि एप्लीकेशन का डेट भी जून लास्ट है, वो पिटिशन का वो खत्म होगा नहीं, तो उसके पहले ही उनको अप्लाई करें। तो रिगार्डलेस ऑफ जो भी लोग एक्शंस करें, ये बहुत क्लियर है कि बाय द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीपल एप्लीकेशन, जो कि ऑलमोस्ट 55-60% के आसपास है, तो उसी प्रोपोर्शन में गोइंग बाय प्रोबेबिलिटी वी कैन एक्सपेक्ट कि यदि आधे लोग सिंगल एप्लीकेशन से निकले होंगे तो आधे लोग वहां से निकले होंगे, और ये मान लीजिए थोड़ा बहुत 5-10% आगे पीछे भी हो गया, तो 50% ना सही तो कम से कम 40% लोग तो अप्लाई नहीं ही करेंगे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो यदि 40% अप्लाई नहीं हुए हैं तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ द अनदर लॉटरी। एक ही हम्म, लॉटरी होगा, मल्टीपल लॉटरी होगा, वी डोंट नो, क्योंकि सेकेंड लॉटरी में भी कितने लोगों का निकलेगा, फिर कितने लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है कई जेन्युइन लोग भी थोड़ा डर के अप्लाई नहीं करेंगे, पता नहीं यार इस समय का लगता है माहौल ही खराब है, मौसम खराब है, इसमें कुछ नहीं करो तो अच्छा है। हालांकि मैं डिस्करेज करूंगा, क्योंकि जो हर तरीके से लीगल हैं, सही एप्लीकेशन है, उनको क्यों रुकना चाहिए, दिस इज नो पॉइंट। तो उनको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि एक ऐसा फिल्टर चल गया है जो किसी को सही गलत जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ये फिल्टर बहुत क्लियर है हम्म। यूसीआईएस का, जो लॉयर्स और बाकी लोगों की बातों को सुनते में जो मैं समझ पा रहा हूँ, या यूसीएस का डॉक्यूमेंट देख के, दे आर पिकिंग ओनली दोज केसेस जिन्होंने इस साल या उसके पहले गलत हम्म। वाले जो मल्टीपल एप्लीकेशन केसेस हैं उसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, उनको मिला है, ऐसे ही लोगों को पिकअप किया जा रहा है, उसे ही लोगों को इनोवा नोटिस मिल रहा है, ठीक है। तो आपका वैसे केस में नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर अ गुड केस, यू शुड गो अहेड एंड अप्लाई फॉर इट। ओके। तो खासकर मैं सो इसके लिए बोलूंगा कि इस साल जिन लोगों ने H1B लॉटरी में अपने आप को आ, उनका पिकअप हो गया है और वो नीट एंड क्लीन केसेस हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली दे शुड गो अहेड एंड डू द पिटिशन बाय जून एंड। उनको रुकने का कोई पॉइंट नहीं। So as far as the upcoming round is concerned, we are going to expect that एक नया राउंड जो H1B वीजा के लिए आने वाला है, उसके लिए जो नए कैंडिडेट है जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था या फिर जिन्होंने मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई किया था और अब वो उस पुराने वाले इनविटेशन के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कैसे वो खुद को प्रिपेयर करे, या फिर नए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? नहीं, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। पहले तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड लॉटरी। तो सेकंड लॉटरी में क्या होता हम्म, है कि लेट्स से कि पहली बार में डेटा भी हमें मालूम है, करीब 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 1,10,000 जो है अ, उनको सेलेक्ट किया गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस माइनस जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, अब वो सारे लोग एलिजिबल हो गए कि ऑटोमेटिकली वो सेकंड लॉटरी के हिस्सा हो जाएंगे, किसी को कोई एक्शन लेने की हम्म, जरूरत नहीं है। अभी लॉटरी जब अनदर लॉटरी होती है तो सिर्फ यूएससीआईएस ही एक्शन लेती है, ठीक है। सो नो बडी हैज टू टेक डू एनी एप्लीकेशन, कुछ नहीं होता, कोई विंडो ओपन नहीं होता लाइक फर्स्ट वन। तो मतलब ये है कि सेकेंड लॉटरी के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यू जस्ट कीप वॉचिंग द यूएसएएस का जो न्यूज बुलेटिन होता है कि कब वो रिजल्ट आता है, या अपने एम्प्लॉयर से बात करते रहिए कि लॉटरी हुआ नहीं हुआ। टिपिकली द एम्प्लॉयर्स गेट नोटिफाइड बाय ईमेल कि पोर्टल पे कुछ चेंज हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच इट कि क्या है, फिर वहां जाके वो देख सकते हैं कि किसकी सेकेंड लॉटरी में निकली, ठीक है। तो अगेन टू जस्ट टू मेक इट क्लियर कि सिर्फ एक ही बार एप्लीकेशन कभी भी किसी कंपनी से और एप्लीकेशन एप्लीकेंट से दी जाती है। जितने भी मल्टीपल भी लॉटरीज होती हैं तो हर बार यूएससीआईएस ऑटोमेटिकली जो बचे हुए लोग होते हैं, नॉन सिलेक्टेड लोग, उनमें फिर उसी तरह से लॉटरी होती है जैसे सारे बराबर लोग, तो उनका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा, और दैट नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर फिर एम्प्लॉई को बताएगा। फिर उनको क्या है कि उनको एक फिर एडिशनल विंडो दिया जाता है, जैसे 2-3 साल पहले का मुझे याद है
कि पहले लॉट में लोगों ने अप्रैल में जून में अप्लाई किया पहली लॉटरी का, दूसरा लॉटरी आई थिंक जुलाई में कभी निकला था, फिर उनको आई थिंक अगस्त एंड तक का टाइम दिया गया था। फिर एक साल तीसरी लॉटरी भी निकली थी, उस साल फिर जब भी लॉटरी निकली थी उसके बाद 1 महीना या 45 दिन उनको टाइम दिया गया, सो यू गेट इनफ टाइम फॉर दैट। ठीक है, ओके तो बट हर बार जब भी लॉटरी होगी, यूएससीआईएस जो पहली बार एप्लीकेशंस का टोटल लॉट है उसी में से पिकअप करेगा ऑल दोज हु वर नॉट पिक्ड अप इन द अर्लियर केसेस। सेकेंड लॉटरी के लिए हमें फिर से कुछ करने की ना एम्प्लॉयर को ना कैंडिडेट को किसी किसी चीज के की लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत दे जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प ऑल दोज व्यूअर्स। हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिया है, मैं व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में मुझे डाल सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोशिश करेंगे अपकमिंग सेशन में इन क्वेश्चंस को आप लोग का जवाब तैयार करके लेके आए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अवेयरनेस की टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ सेविंग की बात भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बिना हो सकता है कि अप्लाई कर दे और वो एक ऐसी गलती करे जिसके बाद उनको हमेशा के लिए यूएस बैन ही हो जाए। बिल्कुल। तो मैं एज ए सिंसियर व्यूअर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें आप हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे। So I will be going to help you in that way. Okay. So I hope you enjoyed this, and we are coming with the new session in the upcoming week again, and we're going to help you with the more insightful knowledge. Thank you Okay. everybody who joined the show. Thank Thanks you. everyone.